हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम देख रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस को। क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर चैप्टर को 3 पार्ट्स में कवर करती हूँ, तो ये है पहला पार्ट और आगे 2 पार्ट्स और आएंगे इसी वीक में। तो देखते हैं क्या है पॉलिटिकल पार्टीज में इस चैप्टर में हमारे लिए। शुरू करते हैं, क्या है इस चैप्टर में हमारे लिए। So, in the last chapter, we studied the working of the constitution election procedure. Chapter 1, working of the constitution, पूरा constitution क्या है, कैसे चलता है, social justice, judiciary वगैरह सब कुछ मैंने आपको समझाया। election process, पूरी प्रक्रिया constituency से लेकर के re-elections तक सब कुछ मैंने आपको second chapter में समझाया। जाइएगा वीडियोस जाकर के मेरे चैनल पे देखिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। पॉलिटिकल पार्टीज, ये हमारे तीसरे चैप्टर का नाम है कि क्या है, क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी एक लिंक होती है, एक कड़ी होती है आम जनता और सरकार, इलेक्शन, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन, ये सब जो भी टर्म्स आप सुनते हो ना, उनके और मामूली लोगों के बीच का कनेक्शन होती है पॉलिटिकल पार्टी। So, whatever we read or hear about politics is related to political parties. आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, हर रोज कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडर के बारे में, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ प्रिंट होता है, कुछ ना कुछ लिखा होता है, कुछ ना कुछ न्यूज चैनल्स पर कोई ना कोई न्यूज आती ही है। बट कभी भी अगर आप कोई न्यूज सुनोगे तो आपको पता चलेगा, आप नोटिस करोगे कि हर पॉलिटिकल लीडर के नाम के साथ उसकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम एसोसिएट करके नाम लिया जाता है, दैट दिस पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम दिस पॉलिटिकल पार्टी हमेशा एसोसिएटेड होता है। कि जब भी आप कोई न्यूज आर्टिकल सुनोगे, लीडर का नाम और पार्टी का नाम हमेशा साथ में लिया जाता है। ये बताया जाता है कि जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। कि सो पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट इन ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेसीज है ना, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में है, लोकसत्ता है, और यूएसए में है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में है, एशिया के बहुत सारे देशों में है। तो जहां कहीं डेमोक्रेसी है वहां पे लोग पॉलिटिकल पार्टी होगी ही होगी। In fact, political parties compete with each other only in a democracy. सिर्फ लोकसत्ता ही एक ऐसी सरकार चलाने का तरीका है जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। देखो, ये बात कई बार सोचने की लग सकती है कि डेमोक्रेसी नहीं तो और क्या हो सकता है। कि देखो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हो सकते हैं। कि एक होती है जैसे डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोग, कॉमन पीपल डिसाइड करते हैं, वोट करते हैं और अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं किसी तय टाइम के लिए। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट चूज होती है 5 साल के समय के लिए। दूसरा क्या हो सकता है, डिक्टेटरशिप हो सकती है। थोड़ी आज पेन स्लो चल रही है, कोई बात नहीं। डिक्टेटरशिप हो सकती है। आपने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सुना होगा कि डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट ही वर्ल्ड वॉर 2 चली थी। तो आप कौन से डिक्टेटर हैं आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा। और इसके अलावा एनार्की हो सकती है, जिससे अभी नेपाल में पूरा प्रोटेस्ट हुआ। तो जब तक वो गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई और कोई नई गवर्नमेंट इन कंट्रोल आए, तब तक का जो पीरियड होता है ना, उसको एनार्की कहते हैं, जिसपे कोई भी सरकार नहीं होती है। कि फिर उसके अलावा मोनार्की हो सकती है, जैसे हमें हमारे यूके में, स्पेन में देखने को मिलता है, राजा या रानी का शासन, तो उसको मोनार्की कहते हैं। फिर मोनार्की के अलावा भी थियोक्रेसी हो सकती है, मतलब जो कि ऐसा रूल है जो कि कह सकते हो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे, कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं कि वो क्या कहते हैं सरकार के बारे में, कैसे कैसे कानून होने चाहिए, कैसा संस्थान होनी चाहिए, कैसी सोसाइटी होनी चाहिए, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। के तो वो थियोक्रेसी होती है, जो वर्ड ऑफ गॉड या स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे सरकार चलाई जाती है। कि तो उसको थियोक्रेसी कहते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं अपार्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी एक ऐसी सिस्टम है जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। अब ऐसा क्यों है ये समझने की कोशिश करो। देखो, डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर को कोई भी कॉमन इंसान चूज नहीं करता। आप कभी नहीं बोलोगे कि मैं इस पर्सन एक्स को इन्फिनाइट टाइम के लिए अनलिमिटेड पावर्स देती हूँ कि ये मेरे बिहाफ पे सरकार चलाए। वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, वो तानाशाह है, डिक्टेटर है। और मोनार्की जो होती है, मोनार्की आप देखो, राजा हो, क्वीन हो या कोई किंग हो, उसको कभी इलेक्ट नहीं करते। कोई भी राजा या रानी को इलेक्ट नहीं करता, वो हायरकी पे चलते हैं। कि
राजा का बेटा राजा बनेगा या राजा की बेटी ही रानी बनेगी, तो वो हायरार्की होती है, वहां पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी की भी जरूरत नहीं है। अगेन जब थ्रियोक्रेसी की बात करो तो वहां पे अक्सर रिलीजियस लीडर्स को एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हुए देखा जाता है। वहां पे कोई राजा नहीं होता, कोई डिक्टेटर भी नहीं होता, कोई एडमिनिस्ट्रेटर डेमोक्रेटिक लीडर भी नहीं होता। वहां पे यूजुअली हमें हमारे जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो रूल करते हुए नजर आते हैं। सिर्फ डेमोक्रेसी है जहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी एक्स है, पॉलिटिकल पार्टी वाई है, इसका कैंडिडेट है ए, इसका कैंडिडेट है बी। आपके सामने ये रही बैलेट मशीन, आप जाइए दोनों में से किसी भी एक को वोट करिए। नहीं समझ में आता, लास्ट में आपको ऑप्शन है नन ऑफ द अबाव पे वोट करके आइए। आपको दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स नहीं अच्छे लगे, आप नन ऑफ द अबाव नोटा पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसी रीजन से यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ एक डेमोक्रेसी है जहां पर आपको पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से compete करती नजर आएंगी। और इस चैप्टर में हम इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम को समझेंगे। इसके नीचे जो भी आपको दिया गया है बहुत सब एग्जांपल्स में है कि आपके स्कूल के आसपास भी आपको ऑर्गेनाइजेशंस दिखेंगी, कॉलेज में भी यूथ पार्टीज होती हैं कि यूथ लीडर्स होते हैं कि फिर इवन कई बार कुछ कॉलेजेस में, अब मेरे कॉलेज में तो नहीं था बट कुछ कॉलेजेस में ना, पता नहीं हो सकता है मेरे कॉलेज में रहा हो, मैं इतना जा नहीं पाई कोविड की वजह से, बट यस कॉलेज में भी होता है कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जो कि हायर अथॉरिटीज के आगे, कॉलेज की अथॉरिटीज के सामने कॉलेज के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इनके, तो उसके लिए भी कॉलेज में इलेक्शन रखी जाती है कई बार। कई सारे इंस्टीट्यूशंस में इलेक्शन होती है इस चीज की। बट वो पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा अलग होते हैं। कि वो पॉलिटिकल पार्टी से कैसे अलग होते हैं, देखो वो डिफरेंस भी यहाँ पे दिया है कि डिफरेंस इज इन द गोल्स। क्या हासिल करना चाहते हैं इस बात पे डिपेंड करता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी है या कोई सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है कि। On this background, we can say that when people form organization with the objective of achieving political power and participate in electoral process, such organizations are called political parties. देखो जो organizations आपको समाज के लिए काम करते हुए आपके आसपास नजर आएंगी, कुछ होती हैं जो गरीबों की पढ़ाई लिखाई के लिए, कुछ खाने पीने का इंतजाम करने के लिए, कुछ बीमारियों के लिए, बीमार लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी मदद करने के लिए। वो सब सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहते उन्हें। एक पॉलिटिकल पार्टी को हम पॉलिटिकल पार्टी कब कहेंगे, जब उनका मकसद, उनका ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो सत्ता हासिल करना हो, अचीविंग पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर, सत्ता हासिल करना, और इलेक्ट्रल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, मतलब कि इलेक्शन में पार्ट लेना ताकि लोग हमें वोट देकर हम सरकार बना सकें। ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ आप पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हो। बाकी जो भी होती है ना वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहते उन्हें। Political parties thus can be described as a group of people who aim to contest election। एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ऐसा झुंड जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन जीतना चाहते हैं, पावर हासिल करना चाहते हैं, और अपनी पार्टी की गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना चाहते हैं। कि जब भी इलेक्शन होती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी ऑफ वोट्स आते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी अल्टीमेटली आने वाले 5 साल के लिए गवर्नमेंट फॉर्म करती है। उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। कि कहीं पे भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपसे कोई पूछेगा, कहीं आप देश से बाहर जाओगे, आपसे कोई पूछे आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, तो आप क्या कहोगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, वो इस वक्त पावर में है, उन्होंने इस वक्त इलेक्शन जीती थी इस इतने साल पहले, इसीलिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है की। सो सम ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। क्या पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खूबियां हैं, खासियतें हैं, क्या करना चाहिए उनको, तो उसमें से है टू बी इन पावर। पावर में होना, चाहे वो पावर आप रूलिंग पार्टी के तौर पे हो, चाहे ऑपोजिशन पार्टी के तौर पे हो। ऑपोजिशन पार्टी का होना क्यों जरूरी है, मान लो कभी भी पार्लियामेंट में ऐसा होता है कि अब हमें विश्वास नहीं रहा इस सरकार पर, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन चलता है। अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं संभाल पाए, नहीं जीत पाए, तो गवर्नमेंट कई बार डिसॉल्व हो जाती है। कई बार देश में पब्लिक में दंगे दंगे होते हैं, तो जैसे नेपाल में इंसिडेंट हुआ अभी, तो गवर्नमेंट डिसॉल्व करनी पड़ी उन लोगों को। क्यों? क्योंकि लोगों को इस गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं रहा। ऐसे में कई बार ऑपोजिशन पार्टी जो होती है ना, वो काम आ जाती है। ऑपोजिशन पार्टी को टेम्पररीली, जब तक दोबारा
लोग इलेक्शन में आके अपनी सरकार चुने, तब तक के लिए ऑपोजिशन पार्टी पावर संभालती है। तो हर पार्टी जो होती है इंपॉर्टेंट होती है पावर संभालने के लिए, अचीव करना पावर थ्रू इलेक्शंस, यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि पॉलिटिकल पार्टी का। ये आप लोग याद रखिएगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज टू achieve political power. Thus, different political parties compete with each other. There's nothing wrong in this competition, but the competition should be fair. देखो, एक दूसरे से मुकाबला करने में इन दोनों पार्टीज का कुछ भी गलत नहीं है। compete कर सकते हो आप लोगों के कॉलेज स्कूल में भी कॉम्पिटिशन्स होते होंगे, रेसिंग होती होगी और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते होंगे। तो कंपटीशन फेयर होना चाहिए। अभी आप देखो, कोई दो लोग रेस लड़ रहे हैं, तीन लोग मान लो रेस लड़ रहे हैं कि एक ने अपनी टांग अटा के बीच में दूसरे दो को गिरा दिया, तो उसको क्या आप ये बोलोगे कि उस बंदे ने फेयर प्ले किया? उसने जैसा उसको खेलना चाहिए था, उसमें उसमें वो स्पोर्ट्समैनशिप थी? ये नहीं कह सकते ऐसे इंसान के लिए आप लोग। तो वैसा ही पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है कि आप compete तो करिए, पर अपने कंपटीशन को फ्री और फेयर रखिए। लोगों पर दबाव नहीं बनाइए, घूसखोरी मत करिए, उसको फेयर रखिए के। फिर आता है क्या है एक और करेक्टरिस्टिक, आइडियोलॉजी परस्यू करना, एक कह सकते हो सोच रखना, एक विचारधारा रखना। Every political party has some policies and world views. हर political party का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। कि जब आपको मैं आगे दूसरे पार्ट में नेशनल पार्टी और तीसरे पार्ट में रीजनल पार्टीज के बारे में बताऊंगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी में फर्क क्या है। वो फर्क है उनकी सोच का, उनकी पॉलिसीज का। क्या है वो ऑफर करते हैं कि क्या हम करेंगे अगर हम पावर में आए तो, क्या हमारी आइडियोलॉजी है कि किस मुद्दे के लिए हम खड़े होते हैं, किस मुद्दे के हम खिलाफ हैं के। द पीपल हु कंसिडर these together make party ideology. अच्छा, मैं कहीं पे मिस कर दिया। ओके, पार्टीज हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट सोशल इश्यूज। समाज के मुद्दों के बारे में, समाज की प्रॉब्लम्स के बारे में अलग पार्टीज का अलग स्टैंड होता है। कि कोई कहता है कि जैसे अभी रिजर्वेशन इशू हुआ, कोई कहता है कि ये रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, उससे अपलिफ्टमेंट होती है। कि फिर कोई कहेगा कि नहीं, रिजर्वेशन देना इज भेदभाव करना। तो ये दो अलग अलग पार्टीज दो अलग अलग स्टैंड्स पे होती हैं, कि दो अलग अलग विचारधाराएं रखती हैं सेम सोशल इशू पे। These together make party ideology. अलग अलग सोशल इश्यूज पे उनकी जो सोच होती है, उनका जो स्टैंड होता है ना, अगर उनको मिला दो तो वो पूरी पार्टी की आइडियोलॉजी होती है। अगर मान लो आप आपकी सोच है कि भाई यस, रिजर्वेशन होना चाहिए, जो कि पिछले हैं, जिनको डिप्राइव किया गया है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसीलिए अगर आप ऐसी सोच रखते हो और आप चाहते हो कि उनके लिए आप काम करो, तो आप चार पांच पॉलिटिकल पार्टीज में से उस पॉलिटिकल पार्टी को चुनोगे जिसकी यही विचारधारा होगी। आप उसके ऑपोजिट वाली पे तो नहीं जाओगे ना, आप वही पॉलिटिकल पार्टी चूज करोगे, चाहे आपको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी हो, चाहे आपको वोट करना हो। The people who consider any specific party ideology as acceptable support that party. मैंने आपको वही कहा, जब आपको लगता है कि भाई ये इस पार्टी का जो सोच है ना, इस सब पार्टी की जो विचारधारा है ना, वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है, वो ज्यादा सही है, इसके लिए आप उसको सपोर्ट करते हो। सोशल सपोर्ट रिसीव्ड बाय अ पार्टी, ये जो सपोर्ट आप उन्हें देते हो ना, इसको मास बेस कहते हैं। कि यहाँ पे आपको दिया गया है वर्ड मास बेस। In modern days, ideologies of all political parties appear to be similar. Hence, it has become difficult to differentiate between the parties on the basis of ideologies. आज के मॉडर्न टाइम्स में ना, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की जो विचारधारा है, जो सोच है, वो बहुत ही सिमिलर हो गई है। कि मतलब पहले एक डिस्टिंक्शन होता था कि भाई ये कैपिटलिज्म में बिलीव करने वाली पार्टी है, ये सोशलिज्म में बिलीव करने वाली पार्टी है, ये बहुत ही रिलीजियस लाइन पे चलती है, ये बहुत ही सेक्युलर लाइन पे चलती है, ये यंगस्टर्स को, हेल्थ को, एम्प्लॉयमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं, ये लोग कल्चर को, हेरिटेज को, हिस्ट्री को, इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आजकल ऐसे हो गई हैं कि मान लो बीच का जो फर्क है वो धुंधला पड़ गया है। कि पता नहीं चलता कि सोच विचार किसकी क्या है। कि अगला क्या है, तीसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि टू हैव अ पार्टी एजेंडा। अ पॉलिटिकल पार्टी प्रिपेयर देयर पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी। अब जैसी आपकी सोच वैसी आपकी एजेंडा।
आप जो सोचोगे उस हिसाब से आप अपना गोल, अपना मकसद तय करोगे। एजेंडा क्या होता है? एजेंडा का मतलब यही होता है, एक गोल होना, एक मकसद होना। क्या करना है आपको लाइफ में, क्या करना है, आपका गोल क्या है, आपका एजेंडा क्या है। पार्टी का एजेंडा क्या होता है? पार्टी का एजेंडा वही होता है जो उसकी विचारधारा से मेल खाता है। अगर मैंने जैसे आपको कहा, आपकी विचारधारा है कि मुझे रिजर्वेशन को सपोर्ट करना है, मुझे उन लोगों को सपोर्ट करना है जिन्हें मौका नहीं मिला लाइफ में अपलिफ्टमेंट का, तो आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी चूज करोगे। वो आपका एजेंडा होगा कि भाई मेरे को लाइफ में ऐसी पार्टी ज्वाइन करनी है, लोगों की मदद करनी है, ऐसे लोगों की मदद करनी है, कि वो आपका एजेंडा होगा, गोल होगा। कि तो वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज का भी एजेंडा होता है जो कि उनकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड होता है। जब उन्हें पावर मिलती है, पॉलिटिकल पावर मिलती है इलेक्शन के बाद, जब उन्हें पॉलिटिकल पावर मिलती है, तो वो अपने एजेंडा को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। कि या अगर उन्हें पॉलिटिकल पावर न भी मिले तो भी वो अपने एजेंडा की मदद से लोगों का सपोर्ट हासिल करते हैं। कई बार आप देखोगे जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है, उसकी ऑपोजिशन पार्टी कहती है कि हमेशा ड्यूरिंग द प्रोसेस कि ये पार्टी रूलिंग में है, तो ऑपोजिशन पार्टी कॉन्स्टेंटली बताती रहती है लोगों को कि अगली इलेक्शन अगर आप हमें वोट करोगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। चाहे वो पार्टी पावर में नहीं है, फिर भी वो लोगों का सपोर्ट गार्नर करती रहती है, उनका सपोर्ट मांगती है, कि उन्हें बताती रहती है कि हमारा एजेंडा क्या है। टू स्टैब्लिश अ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको पहला ऑब्जेक्टिव तो बताया कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का पहला ऑब्जेक्टिव है पावर में आना, गवर्नमेंट फॉर्म करना, पावर हासिल करना, और पावर हासिल करके गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना। पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश गवर्नमेंट और पूरे नेशन को गवर्न करते हैं, चलाते हैं, बनाते हैं, या बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं अपनी आइडियोलॉजी, अपने एजेंडा के बेसिस पे। The political party which gets majority in elections form the government. The parties which do not get majority acts as an opposition party. मैंने आपको बताया जिसको ज्यादा मेजोरिटी वोट्स मिलेंगे, ज्यादा वो 100 में से जिसके पास 80 वोट्स हैं वो ऑफ कोर्स मेजोरिटी में है। जिसके पास मान लो 51 वोट्स भी हैं, कि अगर 100 है तो उसका 50% कहाँ होगा, 50 वोट्स पे होगा। अगर किसी पार्टी के पास 51 52 वोट्स भी आ गए, तो आप कह सकते हो कि वो मेजोरिटी है। ऑफ कोर्स मेजोरिटी है। 51 एक के पास है, 49 दूसरे के पास है। मेजोरिटी किसकी हुई? जिसकी मेजोरिटी हुई सरकार वो बनाएगा, जिसकी नहीं हुई वो ऑपोजिशन पार्टी बनाएगा। To act as a link between government and the people. Political parties work as a link between the government and the people. लोगों के बीच और सरकार के बीच पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो एक कड़ी की तरह होती है। क्यों होती है, मैंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है कि मान लो इवन ऑपोजिशन पार्टी भी, क्यों, कई बार कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पार्टी के मेंबर्स आते हैं, पर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी पार्टी के मेंबर्स आते हैं। के तो लोकसभा में जब बैठोगे, जब विधानसभा में बैठोगे ना, तो पूरा वो सभा, पूरी वो विधानसभा लोकसभा ना एक ही पार्टी के लोगों से बड़ी हुई नहीं होती है। कि जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आया है, जिस भी पार्टी का हो चाहे, चलो मैं एक छोटे से डायग्राम से आपको समझाती हूँ ये बात। ये मान लो पूरा एक रीजन, और उसको मैंने बांट लिया 3 पार्ट्स में। मान लो पार्टी ए से 2 कैंडिडेट्स लोकसभा में जाके बैठे, पर पार्टी बी से, ये पार्टी ए से है, 2 कैंडिडेट्स पार्टी ए के, 2 कैंडिडेट्स 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हो गए, और वो 2 मेंबर्स आकर के लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में बैठे हैं, लोकसभा विधानसभा में बैठे। पार्टी बी है, उसने एक कैंडिडेट के फेवर में वोट आया, कॉन्स्टिट्यूएंसी ने पार्टी बी के कैंडिडेट को वोट किया ज्यादा, तो वो एक पर्सन जो हो गया वो लोकसभा में बैठेगा। अब इससे क्या हुआ, पार्टी में लोकसभा में जो 3 मेंबर्स बैठे उनमें से 2 एक पार्टी के हैं और एक दूसरी पार्टी का है। के पर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। के तो देखो, इससे हुआ क्या, जब भी आप कहीं, आप देखो कभी भी आप इलेक्शन में उतरोगे, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, अगर आपको लोगों ने वोट दिया है, तो आपका काम है कि लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो गवर्नमेंट के आगे रखना। मान लो ये पर्सन, जो तीसरा पर्सन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है, चाहे ये दूसरी पार्टी से क्यों ना आया हो, बट क्योंकि वो अपनी असेंबली में बैठता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, कि वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए लोगों की प्रॉब्लम्स वो
इन मेंबर्स के सामने जो मेजोरिटी में ही क्यों ना हो, उनके सामने भी वो अपनी बात रखने का हक रखता है। बेसिकली वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि, यानी कि वो हमारे और सरकार के बीच की कड़ी बन जाता है कि, क्योंकि सरकार किन्होंने बनाई होगी, जिनके पास मेजोरिटी होगी। पर फिर भी सरकार और हमारे बीच में जो हमारे लिंक होता है, जो हमारा कनेक्शन होता है ना, वो इस पॉलिटिकल पार्टी से होता है, चाहे वो हम पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग हो या ऑपोजिशन हो। Okay, government and people. Political parties communicate the demand and complaints of people to the government. मैंने आपको यही समझाया। Political party, पार्टी के लीडर, पार्टी के इलेक्टेड लीडर जो होते हैं ना गवर्नमेंट के आगे, लोगों की डिमांड और लोगों की शिकायतों को रखते हैं। The government tries to get support of the people for its policies and programs through political parties. यही पॉलिटिकल पार्टीज आप देख लो, इसी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आपके एरिया में आएंगे, आपको बताएंगे कि हमारी सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है, प्लीज आप लोग इसका समर्थन करिए, इन्हें सपोर्ट करिए, इस हमारी पार्टी के पॉलिसीज को, हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे बनाए गए नए कानूनों को सपोर्ट करिए। क्योंकि अगर लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो लोग सड़कों पे उतरेंगे, लोग उनसे डिमांड करेंगे सरकार छोड़ने के लिए। अगर हमें लगेगा कि भाई हमारी सरकार नहीं काम कर रही अच्छे से, हमें कोई और रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो हम वो डिमांड कर सकते हैं कि। सो ये आपके लिए नया एक छोटा सा बॉक्स है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग न्यूज इन न्यूज़पेपर्स? न्यूज़पेपर में अगर ये हेडलाइन आए, न्यूज आए, तो इनमें से आपको क्या समझ में आता है कि opposition parties held a meeting in Mumbai to resist the ruling party, will take up the issue of farmers. ऑपोजिशन पार्टी ने मुंबई में रूलिंग पार्टी के खिलाफ रेजिस्ट करने के लिए एक मीटिंग रखी है, वो फार्मर्स के इशू पर है। इससे क्या मतलब है? पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन में है, वो चाहते हैं रूलिंग पार्टीज फार्मर्स के मुद्दे को सीरियसली ले, तो इसलिए उन्होंने मुंबई में मीटिंग रखी है कि हम जहाँ पे हमारी विधानसभा है या जहाँ पे हमारी लोकसभा है, वहां पर हम रूलिंग पार्टी के सामने ये मुद्दा कैसे रखेंगे, इसके लिए मीटिंग की जाती है। रूलिंग पार्टी ऑर्गेनाइज संवाद यात्रा इन रूरल एरियाज। तो जो भी रूलिंग पार्टी है, जिन्होंने भी मेजोरिटी जीती है, वो उन्होंने संवाद यात्रा, बेसिकली एक कम्युनिकेशन रैली, संवाद मतलब कम्युनिकेशन, यात्रा मतलब रैली कह सकते हो, उन्होंने एक कम्युनिकेशन रैली रखी है ताकि वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें और उनसे उनकी शिकायतें, उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह सुन सकें, यानी टू वे कम्युनिकेशन के लिए कह सकते हो। इमेजिन यू आर एन ऑपोजिशन पार्टी लीडर। मान लो आप ऑपोजिशन पार्टी के नेता हो, एंड यू हैव ऑब्जर्व दैट द रूलिंग पार्टी हैज नॉट done good work in the field of health. What will you do as a leader of opposition? मान लो आप पार्लियामेंट में बैठे हो और आप सेकंड पार्टी के लीडर हो, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हो, और आपको दिख रहा है कि रूलिंग पार्टी ने हेल्थ के सेक्टर में कुछ भी खास काम नहीं किया है, तो आप क्या करोगे? आप ये कहोगे, पार्लियामेंट में खड़े होके रूलिंग पार्टी से डिमांड करोगे कि हेल्थ के मामले में आप लोग काम करिए। आप पेटिशन लगा सकते हो, आप उनसे डिमांड कर सकते हो, लोगों से आप बात कर सकते हो, लोगों को खड़ा कर सकते हो कि बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपको कुछ और ऑप्शंस अगर दिमाग में आते तो वो बताइए। थिंक एंड राइट। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण पुट फॉर द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां पर कोई भी पार्टी ही ना हो। What has to be done to bring such democracy in modern times? इसका सबसे अच्छा एक आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, लोकल गवर्नेंस इंप्रूव करना, पावर को डिसेंट्रलाइज करना। सारा पावर यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में या यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा नहीं चलेगा। पावर को ना थोड़ा डिसॉल्व करो, थोड़ा नीचे स्तर तक लेके आओ, लोकल लेवल तक लेके आओ। लोकल लेवल पे ना कई बार पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, और कई बार ऐसा हुआ भी है, इलेक्शन के लिए पार्टी की या सिंबल की जरूरत नहीं पड़ती, वो लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कि यस, इस लीडर ने ज्यादा अच्छा काम किया है, इसकी सोच अच्छी है, इसको इलेक्ट कर लो। पंचायत इलेक्शंस की तरह की, गांव में जो सबसे फेमस होते हैं अक्सर उनको फेवर मिलता है, जो ज्यादा काम करते हैं उनको फेवर मिलता है, चाहे उनकी पार्टी हो या ना हो की।
तो कैसे होता है, डिसेंट्रलाइजेशन से ग्राम पंचायत पे लेके आओ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे लेके आओ कि ये कॉर्पोरेटर ने बहुत काम किया था हमारे एरिया के, ये सरपंच जी ने बहुत काम किया था, ये यूथ लीडर है जो बहुत ही फेमस है हमारे कॉलेज से निकला है कि इसको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे उनकी पार्टी हो या ना। इनको कई बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी कहते हैं कि। सो चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया, बस ये पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा ये पार्ट 1 हम लोग खत्म करेंगे कि तो चेंजिंग नेचर, कैसे पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम इंडिया में बदला है, कि उनका स्वभाव कैसे बदला है, हाव भाव कैसे बदले हैं, इंडिया की पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे चेंज हुआ है। तो पहला क्या लिखा है यहाँ पे कि कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में कांग्रेस हैड अ मेजोरिटी एट सेंटर, सेंटर पे भी उनके पास मेजोरिटी थी, और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में भी, ज्यादातर स्टेट्स में भी इंडियन पॉलिटिक्स वाज कंट्रोल्ड बाय कांग्रेस पार्टी। इस एरा को क्या कहा जाता था, एरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम मतलब एक पार्टी का डोमिनेंस, एक पार्टी की पावर होना, यही सेरा को कहा जाता था। कब, कौन से टाइम को, इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद। ज्यादातर स्टेट्स में, ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शंस में कांग्रेस ही जीतती थी, कांग्रेस के पास ही मेजोरिटी होती थी। नॉन कांग्रेस पार्टीज कब साथ में आए के 1977 में, क्या करने के लिए, चैलेंज करने के लिए सिंगल पार्टी सिस्टम को। फिर तीसरी पॉइंट क्या है, आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शंस द सिस्टम ऑफ वन पार्टी एमर्जिंग एज डोमिनेंट केम टू एन एंड। सो क्या हुआ है आज, इसको इतना स्लो क्यों है ये पेन। ओके, आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शन, 1989 में जो लोकसभा के, जिसको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो मेरा अच्छे से सुना होगा, पिछला लेक्चर सेकंड चैप्टर का अच्छे से सुना होगा, तो जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन और बाय इलेक्शन आपका डिफरेंस याद होगा। इवन जो मैंने लास्ट वीडियो डाला है संडे सवाल का, वो सेकंड चैप्टर पे मैंने डाला है कि संडे सवाल, वो भी आप जाकर के देखिए चैनल पे, याद याद होगा तो आपको पता होगा। लोकसभा इलेक्शंस को जनरल इलेक्शंस भी कहते हैं। जो जनरल इलेक्शंस 89 में हुए थे, उनके बाद वन पार्टी सिस्टम जो था ना वो खत्म हो गया। क्यों? सिंस देन डिफरेंट पार्टीज बिगिन टू कम टुगेदर टू फॉर्म कोएलिशन गवर्नमेंट। देखो, ये नहीं था कि अचानक से कांग्रेस पार्टी के सामने एक और पार्टी आके खड़ी हो गई। एक और पार्टी अचानक से नहीं खड़ी हुई। कैसे होता था ना, देखो कि मान लो ये रही हमारी कांग्रेस पार्टी, उसके साथ उनको ऑपोजिशन में कौन आकर के गवर्नमेंट बनाने लगा। अचानक से कोई एक पार्टी खड़ी नहीं हुई, तीन चार पांच अलग अलग पार्टी थी, एक्स वाई जेड। मान लो सबको वोट मिले तो थे, इनको चार समान, मान लो 1,000 100 वोट इन्हें मिले थे, 50 वोट इन्हें मिले थे, 60 वोट इन्हें एक पार्टी को मिले थे। मिला के कितने हो गए, 110 120 के करीब हो गए। तो अगर लगो मान लो कि मेजोरिटी हो गई, मिला के अगर होती है मेजोरिटी होती है, पर 60 वोट 50 वोट 100 वोट मेजोरिटी नहीं थी के, 100 वोट पार कर लिया तो 200 वोट पार कर लिया तो मेजोरिटी बन रही थी। तो ये लोग क्या करते थे ना, आपस में एक कोएलिशन बना लेते थे। तो भाई चलो पार्टी एक्स वाई और जेड हम मिल के एक कोएलिशन बनाते हैं, एक कह सकते हो हम मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हमारी क्या आइडियोलॉजी है ना, थोड़ी बहुत मिलती है कि एक दूसरे से, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग कोएलिशन कर लेते हैं कि, और हम लोग ना मिलके एक पर्सन चूज कर लेते हैं जो लीडर होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, और बाकी हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे कि किसको कौन सा मिनिस्टर बनाना है कि। तो हमारी जो मिलके जो टोटल सीट्स होंगी ना, मान लो 210 होती है, जैसे मान लो यहाँ पे मान लो 400 सीट्स हैं कि, तो इसमें मेजोरिटी 50% कहाँ हुआ, 200 पे, और मेजोरिटी कहाँ हुआ, 201 पे। इस पार्टी के कितने हो गए, 210, 10 वोट्स हो गए कि 200 वोट्स, 10 वोट्स मिल गए इनको, तो एक की मेजोरिटी बन गई। तो इस तरह से ये लोग, एक जो कांग्रेस पार्टी थी इसको ऑपोजिशन कर सके, ये कोएलिशन बना के, आपस में ग्रुप बना के कि भाई हमारी भी, हम हमारे पास तो काफी नहीं है 100 वोट्स, आपके पास भी 50 वोट काफी नहीं है, आपके पास भी 60 वोट काफी नहीं है, हम मिल मिल बांट के सरकार बना लेते हैं। तो इस तरह से ना एक नया, कह सकते हो, दौर शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी से अचानक से एक नई पार्टी नहीं आ गई, कांग्रेस पार्टी से धीरे धीरे ऑपोजिशन ने कोएलिशन बना ली, और फिर उसके बाद जाकर के एक नई पॉलिटिकल पार्टी सामने आई जो सीधा कांग्रेस पार्टी के बराबर पे टक्कर देने लगी। फिर क्या कहते हैं इनको, द बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी,
made an experiment of establishing coalition governments. ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी जो कि कोएलिशन बनाती है तो उन्होंने ही कोएलिशन का एक्सपेरिमेंट किया। इवन कांग्रेस पार्टी में ने भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोएलिशन बनाया, क्योंकि उनको भी अकेले सफिशिएंटली वोट्स नहीं मिल रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया, सफिशिएंट वोट्स ना मिले तो आप नहीं बना सकते। मान लो 4 पार्टीज थी जैसे एक्स वाई जेड और डी, इनमें से किसी को भी ना पूरी मेजोरिटी नहीं मिली के, तो क्या होता था ना, कई बार पावर शिफ्ट भी हो जाती थी कि मान लो पार्टी वाई जो है अब जाकर के कांग्रेस को ज्वाइन कर लेती थी, फिर अगले इलेक्शन में वाई पार्टी वापस आ जाती थी, जेड पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन कर लेती थी। ये कोरिलेशन में ना प्रॉब्लम कई बार चलता रहता था। एक पॉलिटिकल पार्टी कभी यहाँ ज्वाइन करती, फिर कभी वहां ज्वाइन कर देती। तो ये एक्सपेरिमेंट वाला पीरियड था, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ इस्टेब्लिशिंग कोएलिशन गवर्नमेंट्स, कि कोई भी एक गवर्नमेंट पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बना रही, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बना रही। बार बार ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, छोड़ रहा है, चलता रह रहा है। The belief that coalition government brings instability was proved wrong by the political party system in our country. In fact, coalition government system has stabilized in India. देखो, यूजुअली क्या कहा जाता था ना कि ये जो क्या क्या कहते हैं, कोalition गवर्नमेंट है ना, इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। कि अब इंस्टेबिलिटी देखो कैसे कि पार्टी एक्स और पार्टी वाई और पार्टी जेड तीनों अलग अलग विचारधारा के हैं, तीनों का एजेंडा, तीनों का मकसद अलग अलग है। तो ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट कैसे कर पाएंगे? कई बार प्रॉब्लम आता है ना कि आप किसी ऐसे ऐसे इंसान से दोस्ती नहीं कर पाते जो आपसे बिल्कुल अलग हो। कई बार हमें लगता है कि अरे इस इंसान का हम दोस्त कैसे बन पाएंगे, मेरी और उसकी सोच बिल्कुल अलग है, मेरा और उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, हमारी लाइफ में गोल्स बहुत ही अलग हैं, वो मुझसे बहुत अमीर है, मैं उससे बहुत अमीर हूँ। ये प्रॉब्लम्स बहुत बार आती हैं। हम बहुत अलग अलग रिलीजन से आते हैं कि हमारी सोच अलग अलग है, तो हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? कि ये ये सेम दोस्ती वाला सवाल है ना, पॉलिटिकल पार्टी में भी आता है कि हम कोरिलेशन कैसे बनाएं, क्योंकि मेरी सोच अलग है और आपकी सोच अलग है। लेकिन ये बात इंडिया ने गलत साबित की कि अगर कोरिलेशन गवर्नमेंट बनेगी तो इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। इनफैक्ट इसका उल्टा हुआ है कि कोरिलेशन गवर्नमेंट्स ने इंडिया में स्टेबिलिटी लाई। यही आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो कि ये बिलीफ, ये विश्वास था जो लोगों को लगता था कि कोएलिशन गवर्नमेंट से इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, कि ये प्रूव हुआ कि ये बिलीफ जो है, ये सोच जो है, ये गलत है। इसका बिल्कुल उलट कोएलिशन गवर्नमेंट ने इंडिया में गवर्नमेंट्स को स्टेबलाइज किया, कई बार स्टेबलाइज किया। कई बार कह सकते हो दंगे हो सकते थे जहां पे वायलेंस हो सकता था, जहां पे एनार्की हो सकती थी, वहां पे गवर्नमेंट को बचा लिया, इंडिया को बचा लिया कि ये कोएलिशन ने। सो डू यू नो, if if power remains with one political party for a long period and if no other political parties are influential, the party system is called one party system. यार ये पेन को क्या हो गया है आज? ओके, वन पार्टी सिस्टम। एक पार्टी, अगर एक ही पार्टी बहुत लंबे समय के लिए इन्फ्लुएंशियल रही है, उसकी का प्रभाव रहा है, और बहुत लंबे समय तक उनके सामने उन्हें टक्कर देने के लिए कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं खड़ी हो पा रही, कोई भी और पार्टी इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं हो पा रही, तो हम उसको वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। हमारे पास एक कंट्री का एग्जांपल है, चाइना। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है कि so, in politics, when two political parties are influential and if political parties enjoy power alternatively, the party system is called two-party system. जब एक देश में, एक सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में दो पार्टीज, सिर्फ दो पार्टीज होती हैं जो इन्फ्लुएंशियल है और जो पावर जो है ना अल्टरनेटली एंजॉय करती है। मतलब वो होता है ना कि मेरे पास एक बॉल है, मेरे सामने एक पर्सन के पास बॉल है, और बॉल क्या है, पॉलिटिकल पावर है कि एक बार मेरे हाथ में, मैंने फेंकी, उसके हाथ में चली गई। तो ये पार्टी, दो पार्टीज का, यहाँ पे तो मैंने देखो चार का एग्जांपल दिया, टू पार्टी सिस्टम, पार्टी ए और पार्टी बी। 2000 मान लो 2025 से लेके 2030 तक
पावर इनके पास रहेगी। फिर 2030 में अगर इलेक्शन होगी तो 2030 से लेकर फिर 2035 तक पावर इस पार्टी के पास चली गई। ये बॉल की तरह यहाँ पे स्विच करते रहते हैं कि पावर को। फिर 35 में इलेक्शन होगी तो 35 से 40 तक ये दूसरी पार्टी के पास आ जाएगा, यही चलता रहता है। तो इसी को दो पार्टी का सिस्टम कहते हैं। एक पार्टी का सिस्टम समझ लिया, दो पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम कहेंगे इसको, मल्टी पार्टी नहीं कहते, टू पार्टी कहते हैं। तो क्या है टू पार्टी? एक है वन पार्टी सिस्टम, एक है टू पार्टी सिस्टम, तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम जो कि इंडिया में चलता है। अच्छा, टू पार्टी सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलता है? यूएसए में, अमेरिका में हमें देखने मिलता है कि डेमोक्रेटिक वर्सेस रिपब्लिकन। फिर पॉलिटिकल पार्टीज में मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब पावर के लिए लड़ती हैं और प्लस माइनस थोड़ा सा कम ज्यादा करके हर पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस रहता है, तो उसको हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि इंडिया में चलता है। कि इंडिया में सिर्फ एक पार्टी तब कब थी? जब हमारे यहाँ पे कांग्रेस हुआ करती थी। सिर्फ कांग्रेस इन्फ्लुएंशियल थी, उसके सामने दूसरी पार्टीज होती थी बट इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं होती थी। फिर आया टू पार्टी सिस्टम। फिर अब हम मल्टी पार्टी में सबसे ज्यादा चलते हैं कि इंडिया में बहुत पॉलिटिकल पार्टीज हैं और बहुत सारी पार्टीज हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या सिर्फ दो हैं, दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में इन्फ्लुएंशियल है। अगर नाम लो तो यहीं पे आपको नेशनल पार्टीज में ही नाम दिख जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। तो 6 पार्टीज के नाम तो यहीं पे हो गए। ये भी नेशनलिस्ट पार्टी है। रीजनल पार्टीज को तो हम आगे देखेंगे। सो यहाँ तक तो हो गया हमारा ये पार्ट वन कंप्लीट। पार्ट वन में क्या क्या हमने देख लिया? इंट्रोडक्शन देख लिया, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्या चेंजेस आए हैं इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में, और कितने तरह की पार्टीज होती हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार्ट कर देती हूँ इसको। हाँ, हो रहा है स्टार्ट, चलो पेन चल रही है कि धीरे धीरे चल के। चलो अच्छी बात है। चलिए फिर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिएगा। इंस्टाग्राम का आईडी मैंने यहाँ पर दिया है, मेल दिया है मैंने, सब्सक्राइब करिएगा। और पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट मैंने दी है आप लोगों को कमेंट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के देखिएगा। लाइक करके जाइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हैं तो आपको मुझे पता चलता है। ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा तब तक। चलिए बाय बाय, टेक केयर।